लंबे शहर से कई मील दूर मसाफत की तरफ एक अकेली सड़क ऊंचाई पर जाती है। इस सड़क के अतराफ में लंबे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरस्कार। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते और समझते हों और मुस्कुराते हों। काफ़ी ऊपर तक जाकर एक घर के आसार नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना। हज़ारों गज के रकबे पर फैला हुआ ये घर बिल्कुल खाली है, शायद हमेशा से। इसमें कोई नहीं रहता, कोई रह ही नहीं सकता है, क्योंकि ये महल हॉन्टेड है, आसेब ज़दा। बहुत सख्त सर्दी थी, शदीद, इतनी सख्त सर्दी शायद 150 या 200 साल पहले कभी पड़ी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। मैं कॉफ़ी फेंटते हुए याद कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे ड्रैकुला को मात देते दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना, कदीम, हज़ारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हॉन्टेड पैलेस हस्बे मामूल अंधेरे में डूबा हुआ था। इस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फ़र्द रहा करता था। कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर और मामूलात में दखल अंदाजी करे। दरअसल मैं एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत हूँ। जी हाँ, भूत हूँ। वैसे तो मुझे सर्दियाँ बड़ी पसंद हैं। सर्दियों में देर तक जागकर टीवी देखना और कॉफ़ी पीना मुझे बड़ा मज़ा देता है। इस वक्त मैं बड़े अच्छे मूड में अपने 2 फीट लंबे मग में कॉफ़ी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विद द डेविल शुरू होने ही वाला था। ये मेरा बहुत फेवरेट शो था और मैं सारा दिन इसका इंतज़ार करता था कि अचानक मेरा सारा मूड गारत हो गया। पैलेस के बड़े से स्या गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकोनी से नीचे झांका। लंबा काला कोट और फुल बूट पहने वो कोई नौजवान लड़का था। उसने हाथ में पकड़ी टॉर्च जला रखी थी और गार्डन का जायज़ा ले रहा था। मनहूस कहीं का मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। ऐसे टॉर्च की लाइट मार मार कर मेरे महल का जायज़ा ले रहा था जैसे इसके बाप ने ये जायदाद इसके नाम लिख दी हो। ठहर जा बेटा, तुझे मज़ा चखाता हूँ, मैं बड़बड़ाया। और वो शायद मज़ा चखने को बिल्कुल तैयार था, इसलिए पैलेस के अंदर दाखिल हो गया। मैं इसकी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। मेरे पैलेस की दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दिन में भी इसके करीब तक से गुजरते हुए डरते थे। रात में तो इसकी खौफनाकी कई गुना बढ़ जाती थी। इस शहर का सबसे ज़्यादा आसेब ज़दा घर मेरे महल को कहा जाने लगा था। उस लड़के ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा बैग एक तरफ रख दिया और उसमें से चार्जिंग लाइट निकाल कर जला ली। अब मुझे इसकी शक्ल साफ नज़र आ रही थी। वो घबराया हुआ लग रहा था और डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रहा था। मैं अभी तक बिल्कुल खामोश था। पहले ज़रा इसके इस वक्त इधर आने की वजह जान लूँ, मैंने सोचा। अचानक इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने लपक कर फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ अनीता, मैं आ गया हूँ। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पैलेस में ही हूँ। हाँ, अंदर। तुम वीडियो ऑन कर लो अगर यकीन नहीं आ रहा है तो। देखो अनीता, मैं अपनी जान पर खेल रहा हूँ, तुम अपना वादा भूलोगी तो नहीं? वो बड़ी आस से पूछ रहा था। ओह, मामला मेरी समझ में आ गया था। वो किसी से शर्त लगाकर इस हॉन्टेड पैलेस में आया था। ये पहली मर्तबा नहीं था, ऐसा पहले भी हो चुका था। कई लोग, लड़के लड़कियां मेरे घर में विज़िट किया करते थे, मगर इस वक्त मेरा मीटर घूम गया। कमबख्तों ने मेरे आसेब ज़दा घर को मजाक बना लिया था। जिसे देखो शर्त लगा के इधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने वालों को ज़्यादा तंग नहीं किया करता था, बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे इनके करीब से अपना साया दिखाकर गुजर जाता था या फिर इनका सामान वगैरह बिखेर देता था या फिर सामान की जगह बदल कर पंखे या दरख्त पर लटका देता था वगैरह। लेकिन जो कोई मुझे डेर देता
یعنی آ بھوت مجھے مار تو پھر بس۔ دیکھیں، ہر بزنس اور ہر کھیل کے چند اصول ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ دن کے وقت میرے بہترین پیلس میں آئیں، گھومیں پھریں، تصویریں بنائیں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن اگر کوئی غیر شریفانہ طور پر آدھی رات کو شرط لگا کر میرے گھر میں گھسے اور میری تنہائی میں مخل ہو، مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اور مجھے ہی کیا، کوئی بھی چڑیل، چاہے وہ کتنی بھی شرمیلی ہو، یا کوئی بھوت، چاہے وہ کتنا ہی خاموش مزاج کیوں نہ ہو، ویسے شر انگیز نوجوانوں کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ کوف سے میرا برا حال تھا۔ اس لڑکے نے میری کافی کے مگ اور میرے ٹی وی پروگرام کا سارا مزہ غارت کر دیا تھا۔ اور تو اور کمبخت نے اپنا سامان بھی میرے ہی کمرے میں لا کر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر جس میں اتنے سارے بیڈ رومز تھے جن کی تعداد مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھی، مگر اس کو اسی کمرے میں مرنا تھا۔ میں چھت سے مولک بڑے سے بیڈ پر لیٹا اپنا خون کھولا رہا تھا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ میں چاہتا تو اس لڑکے کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک سکتا تھا، مگر میں ایک اعلیٰ ظرف اور خاندانی بھوت ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف ڈرا کر ہی بھگا دیتا ہوں۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ انتہائی انہماک سے اپنے موبائل پر کسی کی تصویر دیکھ رہا تھا، کسی لڑکی کی۔ میں نے غور سے جھانکا، مگر لڑکی کی شکل مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آئی۔ میں اپنا چشمہ ٹی وی لاؤنج میں بھول گیا تھا۔ دراصل 200 سال کی عمر سے میری نظر کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے دور کی چیزیں زیادہ صاف نظر نہیں آتی تھیں۔ شاید یہ میرے زیادہ ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ تھا، ورنہ اس کم عمری میں آنکھیں کمزور ہو جانے کی اور تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر مجھے ہلکی سی شرارت سوجی۔ میں اپنے بستر پر آگے کی طرف جھکا۔ خوش آمدید اے نوجوان۔ اوہ، وہ بری طرح ڈر گیا۔ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ شب بخیر۔ اف، حماد نے سر تک کمبل ہول لیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ محل تو سچ مچ آسیب زدہ ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کیسے گزریں گے یہ 3 دن اور 3 راتیں؟ اف انیتا، تم کو بھی اتنی کڑی شرط ہی لگانی تھی شادی کے لیے، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اور کیسی شادی؟ اگر جان ہی نہ بچی تو پھر؟ ہائے اللہ! دیکھو حماد، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو؟ انیتا نے اپنے ریشمین بالوں کو جھٹک کر بڑی ادا سے پوچھا تھا۔ تو نہ کرو یقین، بس مجھ سے شادی کر لو۔ آہستہ آہستہ تمہیں میری سچی محبت پر اعتبار آ ہی جائے گا۔ حماد گڑگڑایا۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ انیتا نے اسے گھورا۔ اچھا تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ کون سی جائیداد؟ اچھا وہ تمہارا 3 کمروں کا فلیٹ، وہ لکھ دو گے میرے نام، جس میں تمہاری امی اور بہن بھی رہتے ہیں؟ انیتا طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں تو بہن کی تو شادی ہونے والی ہے، پھر رہ گئے ہم اور تم، تو جائیداد تو تمہاری ہو ہی گئی۔ ایسے نہیں مزہ آ رہا، کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے۔ انیتا نے اسے گہری نگاہوں سے جیسے تول رہی تھی۔ ہاں، آئیڈیا۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ تم کو گرین پیلس میں جانا ہوگا۔ کیا گرین پیلس؟ وہ تو آسیب زدہ ہے، اور میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ حماد انوکھی شرط سن کر اچھل پڑا۔ بس محبت کے غبارے سے ہوا نکل گئی؟ انیتا نے مذاق اڑایا۔ اگر تم کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم گرین پیلس جاؤ گے اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرو گے، سمجھے؟ پورے 3 دن۔ اور اگر تم صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں تم سے شادی کر لوں گی فوراً۔ منظور؟ ہاں، اچھا منظور۔ صبح میری آنکھ اس کی کھٹپٹ سے کھل گئی۔ وہ اپنے بیگ سے جانے کیا کیا برآمد کر رہا تھا۔ اوفو، میں نے سخت کوفت محسوس کی۔ میں دیر تک سونے کا عادی تھا۔ اس بن بلائے مہمان نے تو میری سارے معمولات کا جیسے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے مختلف سامان نکال کر اسے ایسے ڈریسنگ ٹیبل پر سجا رہا تھا جیسے یہ جگہ اس نے خرید ہی تو لی ہے۔ پرفیوم، کریم، شیمپو، ہیئر برش،
वो टूथपेस्ट और ब्रश उठाकर बाथरूम में घुस गया। उफ, मैं दांत पीस कर रह गया। क्या मुसीबत है, मुझे भी बाथरूम जाना था। अब अपने ही बाथरूम में जाने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ अनीता, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ यार, सिर्फ नाश्ता करने के लिए। अरे यार, अब मैं 3 दिन भूखा तो नहीं रह सकता हूँ। ओके, सिर्फ 1 घंटा, इसके बाद आते ही तुम्हें इत्तला दूंगा। बाय, टेक केयर। उफ, मैंने गुस्से से पहलू बदला। ऐसा लग रहा है गर्लफ्रेंड नहीं, इसकी अम्मा जान है। इतना होल्ड, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगी। बस गले में पट्टा डालना रह गया हूँ, कमबख्त कहीं की। वो बाहर दफ़ा हो गया तो मैंने भी अपना नाश्ता बनाया और टीवी लगा लिया। ओहो, मैं खुशी से झूमने लगा। मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो अभी शुरू ही हुआ था, ब्रेकफास्ट विद द भूत। मैं इवनिंग वॉक करके घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र इस लड़के पर पड़ी। वो सोफ़े पर नीम दराज कोई नावल पढ़ रहा था। आज तकरीबन पूरा दिन गुजर गया था, मैंने इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। अब जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था, मेरे अंदर का खौफनाक भूत अंगड़ाइयाँ ले रहा था। मुझे उकसा रहा था कि मैं इसको डराऊं। बड़ा पहलवान समझता है खुद को, मुझसे पंगा लेने चला है। मुझसे आसपास के इलाके में दूर दूर तक मुझसे बड़ा आसेब ज़दा घर किसी जिन या भूत के पास नहीं है। मैं थोड़ी देर इसके आसपास टहलता रहा। क्या करूं? मैंने अपने आप से सवाल किया। अब आप लोगों से क्या छुपाना। असल में अब मैं कुछ थकने लगा था। बरसहा बरस गुजर चुके थे इंसानों को डराते और भगाते हुए। आखिर हम भूत भी इंसान होते हैं। ओह माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है हमारे सीने में भी दिल होता है और इसमें भी जज्बात होते हैं। ओह, मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ? शायद बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरा दिल नर्म होता जा रहा है। वरना मैंने तो इधर आने वाले लोगों को इतना डराया था कि वो सालों तक नहीं भूल पाए होंगे। और 2 नौजवानों को तो मैंने इतना ज़्यादा डराया था कि इनमें से एक तो बिल्कुल पागल हो गया था। कई महीनों तक जहनी मरीज़ों के अस्पताल में इसका इलाज हुआ था। दूसरे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, मरते मरते बचा था बेचारा। मगर ये नौजवान, क्या नाम है इसका? हाँ, हम्माद। खैर, इतनी आसानी से तो इसको भी 3 दिन नहीं गुजारने दूंगा। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम्माद बड़े लहक कर शेर की टांग तोड़ रहा था। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। दूसरी तरफ से अनीता ने नागवारी से कहा। ऐसे तो ना कहो, आखिर तुम्हारी मोहब्बत में इतना कड़ा इम्तिहान दे रहा हूँ। हम्माद ने बड़े प्यार से कहा। शायद वो भूल गया था कि कितनी खौफनाक जगह बैठा हुआ है। लग रहा है इस महल के मुतालिक झूठी कहानियाँ फैलाई गई हैं। तुम तो इतने सुकून से हो जैसे ग्रीन पैलेस में नहीं, ताज महल में बैठे हुए हो। अनीता हैरान हो रही थी। अरे मेरी मलका आलिया, जब आप हमसे मुखातिब होती हैं तो हर जगह खुद ब खुद ताज महल बन जाती है। हम्माद एक दिन पैलेस में गुजार कर शायद खुद को हीरो समझ रहा था। आप हुक्म करें, ये गुलाम ग्रीन पैलेस को आपके नाम लिख डालेगा। अच्छा, मजनू की औलाद, मैंने दांत पीसे। अभी बताता हूँ तुझे। तेरे बाप ने बनवाया था ये ग्रीन पैलेस। मैं अपने छत से लगे हुए बेड पर बैठा कब से इसकी लंबी लंबी सुने जा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया और खाली मग ताक कर हम्माद को दे मारा। हम्माद ने चीख भी बड़ी ही लंबी मारी थी। मोबाइल इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अम्मी, उसने चीख कर कुशन से मुंह छुपा लिया। क्या हुआ हम्माद, क्या हुआ? दूसरी तरफ से अनीता की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। जा अब लिख ग्रीन पैलेस अपनी फुप्पो अनीता के नाम। मैंने नीचे झांका। एकदम मेरी हंसी निकल गई। माथे पे बड़ी सी बैंडेज बांधे हम्माद सोफे पर बैठा हुआ था। इसकी नाक सूजकर लाल हो रही थी, जैसे सर्कस का क्लाउन हो। चल गया पता, मिल गया मुझसे पंगा लेने का अंजाम। मैं मुस्कुराया। वो बड़ा ही खौफजदा लग रहा था। मुसलसल डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रहा था। उसके फ़ोन की घंटी बजी तो बुरी तरह उछल पड़ा। हेलो अम्मी। वो रोने वाला हो गया। जी अम्मी, मैं ठीक। हाँ ठीक हूँ, उसने बैठे हुए गले से कहा। अम्मी, आज 2 दिन तो हो गए, बस 1 दिन बाकी है।
वो अम्मी अनीता की शर्त है। हम्माद ने डरी हुई नज़रों से चारों तरफ देखा। क्या अम्मी, कैसे भाड़ में डाल दूं अनीता और इसकी शर्त को? आपको पता है ना मैं अनीता से कितना ज़्यादा। वो शर्मा सा गया। इस मनहूस का क्या जाएगा? बेटा, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम मेरे इकलौते बेटे हो। बेटा, मेरा वाहिद सहारा हो। प्लीज़ बेटा, तुम वापस आ जाओ अभी इसी वक्त। अगर वो तुमसे संजीदा होगी तो तुमसे शादी कर लेगी। मेरे बच्चे, मेरी जान। उसकी अम्मी उससे इल्तिजा कर रही थी। ओह, मुझे अफसोस सा हुआ। बेचारी आंटी, मैंने सोचा, मगर मैं भी भला क्या कर सकता हूँ जब ये लड़का खुद ही कुएं में छलांग लगाना चाह रहा है। मैं अपने उसूलों के आगे किसी की नहीं सुनूंगा। मैं इसको आराम से वापस नहीं जाने दूंगा। मैं इसको मज़ा चखा कर रहूँगा। मैं इसको अपने घर में घुसने की सज़ा ज़रूर दूंगा। सॉरी आंटी। जब से रात को मेरा पसंदीदा प्रोग्राम लाइव चैट विद चुड़ैल्स दोबारा शुरू हुआ था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं इस शो के दौरान कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर इन मनहूसों की बहस ने मेरा सारा शो गारत कर दिया था। नहीं हम्माद, हरगिज़ नहीं। अनीता इंतहाई ज़िद्दी और ख़ुद पसंद थी। अगर 3 दिन पूरे नहीं किए तो मेरी तरफ से इनकार समझना। बिल्कुल। मगर अनीता, अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं। वो 1 मिनट भी मज़ीद मुझे यहाँ नहीं ठहरने दे रही हैं। हम्माद इल्तिजा कर रहा था। उफ़, एक तो तुम्हारी अम्मी। अनीता ने दांत पीसे। उनका बस चले तो तुम्हें अपनी गोद में बिठा लें। आखिर वो हमारे बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं? और तुमको भी क्या ज़रूरत थी इनको पूरी राम कहानी सुनाने की? अनीता झल्ला रही थी। मैं अपनी अम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता, हम्माद ने कहा। और अगर मैं 3 दिन के बाद बाहर ना आ सका तो फिर मेरी अम्मी तो मेरा रास्ता देखती रह जाएंगी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। हम्माद, सच्ची मोहब्बत तो तुमको सिर्फ अपनी अम्मी से है। इधर तुम अम्मी कहते हो, उधर तुम्हारी आवाज़ भर्रा जाती है। अनीता बुरी तरह जल गई। और मुझे तुमसे कम मोहब्बत है, तुम शक कर रही हो अभी भी? हम्माद हैरान रह गया। हाँ है शक। अगर तुमको मुझे यकीन दिलाना है तो 3 दिन पूरे इस महल में गुजारने पड़ेंगे। बड़ी ढीठ लड़की है। मैं हैरान हो रहा था। मैंने झांका। हम्माद वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मुझे शरारत सूझी। दूसरी तरफ अनीता मुझे नज़र आ रही थी। मैंने सिर्फ चंद सेकंड को हम्माद के पीछे से झांका और अपनी झलक अनीता को दिखा दी। उस पर सख्ता तारी हो गया। हम्माद, तुम्हारे पीछे क्या है? भूत, भूत। मैंने उससे आंख मार दी। वो चीख मारकर बेहोश हो गई। अब पता चला? 3 दिन पूरे करो इस भूत महल में। ये लड़की कौन है? मैं मुस्तकिल याद करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ देखा था मैंने इसे? जब से रात को फ़ोन पर अनीता को देखा था, मुझे इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। और फिर अचानक मुझे याद आ गया, अनीता को तो मैं पहले देख चुका हूँ, यानी इसकी तस्वीर को। ये तो वही लड़की है जिसकी शर्त पूरी करने के लिए पहले भी 2 नौजवान मेरे पैलेस में रुकने आए थे, जिनको मैंने डरा कर पागल कर दिया था। ओह, इस लड़की ने तो खेल ही बना रखा था। ये तो सचमुच अपने आशिकों को पागल कर देती थी, और वो भी मेरे ज़रिए से। उफ़, कितनी बुरी लड़की है ये अनीता। कितना गुरूर है इसको अपने हुस्न पर। मैं इसको सज़ा दूंगा, बहुत बुरी सज़ा। मगर क्या, आखिर क्या करूं? और आखिर मुझे तरकीब सूझ ही गई। हम्माद बहुत खुश था। उसने पूरे 3 दिन और 3 रातें इस भूत महल में गुजार ली थी, और अब वो अपना सामान पैक कर रहा था, गुनगुनाते हुए। भूत ने इसे बस थोड़ा सा डराया था, और बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी। उसने अपने माथे पे बंधी हुई पट्टी को छुआ। कोई बात नहीं, मोहब्बत में तो बड़े बड़े ज़ख्म खाने पड़ते हैं। वो मुस्कुराने लगा। हम्माद ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसने कोट और जूते पहने और महल से बाहर जाने लगा। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। दूर तक फैले दरख्त सर झुकाए हुए सख्त उदास महसूस हो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। हम्माद खुश था, बहुत खुश। अनीता के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे जा रहा था, गुनगुनाए जा रहा था। वो गुनगुनाते हुए महल से बाहर निकल गया। मैं हंसने लगा। गुड बाय हम्माद। मैंने हम्माद को कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है ज़्यादा कुछ नहीं।
میں نے اس کو کل رات آدھی رات کو سوتے میں ڈرا دیا تھا، بس تھوڑا سا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اب وہ واپس جائے گا اور انیتا سے شادی کرے گا، اس چڑیل منحوس انیتا سے، اور پھر کبھی کبھی صرف چاند کی ہر 14ویں رات کو حماد کو ایک دورہ پڑا کرے گا، اور وہ اس رات کو ایک بھوت بن جایا کرے گا اور صرف اپنی بیوی انیتا کو ڈرائے گا، لوگوں کو پاگل کر دینے والی انیتا کو اتنا ستائے گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اس کا آسمان پر پہنچا ہوا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں تصور کر کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ بائے بائے حماد، گڈ لک۔